Hello student, how's you all? Very good morning all of you. So welcome here. I am again with you with a new and वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसे कि हम पहले वाले पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं फ्रिक्शन के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन कि फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे उसका कंसेप्ट आया, क्या क्या उसके बारे में थ्योरी थी। ओके, एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग टाइप ऑफ फ्रिक्शन एंड दीज आर द टाइप ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन। ओके, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक, दैट इज स्लाइडिंग एंड रोलिंग। ओके, स्लाइडिंग एंड रोलिंग के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज अवर क्लास 11th फिजिक्स एंड यूनिट 3B, दैट इज चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। बेटा आज हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को भी डिस्कस करेंगे और प्लस में कुछ न्यूमेरिकल भी फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए टॉपिक। तो चलिए सारे बच्चे अपने पेंसिल, पेन, नोटबुक लेके बैठ जाइए और सारे कंसेप्ट को साथ साथ समझते हुए अपने नोट्स बनाइए। अपने अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज में बना सकते हैं आप, कोई कंपल्सेशन नहीं है कि आप मेरी लैंग्वेज को फॉलो करें। कोशिश करो अपनी लैंग्वेज, अपना कंसेप्ट बनाने की, ठीक है। जितना आप अपना कंसेप्ट बनाओगे, अपनी लैंग्वेज बनाओगे, दिस इज़ बेस्ट फॉर यू। आपका अपना कंसेप्ट, आपका अपना माइंड बेस्ट है आपके लिए, ना कि किसी दूसरे की थ्योरी, किसी दूसरे का कंसेप्ट। आप अपने अकॉर्डिंग जो बनाओगे बेटा, वो आपके लिए द बेस्ट रहेगा। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए पहले हम आपको पहले वाले पार्ट में से जो हमने पिछला पार्ट करा था, पार्ट 1, ओके, फ्रिक्शन के बारे में, उसमें हम फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स आई हैव ए स्मॉल रिकैप। फ्रिक्शन क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ मोशन। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज करो मेरे पास एक सरफेस है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये m मास का, ओके, कोई m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मैंने इस पे कुछ फोर्स अप्लाई करा है और मैं इस बॉक्स को इस तरफ खींचने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। मैं बॉक्स को इस तरफ खींचने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसके मैंने बताया था आपको, जो पैरेलल होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा और जो परपेंडिकुलर होगा वो नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है। इसको आप एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नॉर्मल रिएक्शन को आपकी बुक्स में आर से रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए मैं इसको आर ही ले लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये अप्लाइड फोर्स है और ये फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस पे मूव करती है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और अगर ये बॉडी सपोज करो यहाँ से यहाँ मूव कर गई, ठीक है, पहले यहाँ थी अब यहाँ आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाता है तो भी बॉडी हमारी मूव करती है। तो हमने पढ़ा था फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन 2 टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फ्रिक्शन होता है लिक्विड्स के लेयर्स के बीच में। एक्सटर्नल फ्रिक्शन आज हम करने वाले हैं। तो एक्सटर्नल फ्रिक्शनल होता है जब दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आती हैं, ओके। सो व्हेन दे आर मूविंग और ट्राई टू मूव ऑन ईच अदर, देन उनके बीच में इंटरलॉकिंग होता है जिसकी वजह से फोर्स प्रोड्यूस होता है, वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो 3 टाइप का होता है बेटा ये, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक, ठीक है। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिरता, मतलब कोई चीज़ एक जगह फिक्स हो जाए, मूव ना करे। लिमिटिंग का मतलब होता है सहन करना, यानी कि एक लिमिट होती है, हर किसी की बर्दाश्त करने की क्षमता होती है कि यहाँ तक वो उसको बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद वो नहीं कर पाएगा। काइनेटिक का मतलब होता है गति, ठीक है। तो ये हम 3 टाइप के फ्रिक्शन फोर्स आज हम पढ़ने वाले हैं और इसके बाद हम करेंगे काइनेटिक भी 2 टाइप का होता है, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। ये भी हम आज ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, ये टेबल आपको बड़े अच्छे से याद रखनी है। फ्रिक्शन इंटरनल एक्सटर्नल टाइप का होता है। इंटरनल विस्कोसिटी हो गया। एक्सटर्नल 3 टाइप का होता है, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक, ठीक है। फिर काइनेटिक की भी टाइप होती है, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। तो आज हमें ये 1 2 3 4 5 ये 5 टाइप के फ्रिक्शन पढ़ने हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ जी, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक का मतलब होता है स्थिरता, मतलब कि इसमें क्या होने वाला है बेसिकली, देखिए हमने क्या करा, हमने एक सिंपल एक ब्लॉक माना है, कंसिडर करा है एक ब्लॉक, ठीक है। वी कंसिडर ए ब्लॉक ऑफ वेट। इस ब्लॉक का वेट हमने सपोज करा W जो है वो है mg, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रहा है। ये क्या है जो मैंने बनाया है, दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। देखिए जब बॉडी इसके ऊपर रखेंगे हम,
तो ये बॉडी क्या करेगी, इस सरफेस को प्रेस करेगी। ओके ओके, ये इस सरफेस पे प्रेस करेगी। तो देखिए जब इस बॉडी को हम इस पे रखेंगे तो ये बॉडी इस सरफेस पे, देखिए ये जो पार्ट है ये वाला, ये क्या है, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बॉडी इस सरफेस पे फोर्स लगाएगी और ये सरफेस इस बॉडी पे लगाएगा। तो ये बॉडी जो इस सरफेस पे फोर्स लगा रही है वो है W वेट, और जो ये सरफेस इस बॉडी पे लगाएगा वो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब जो हम इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप FA से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या P से भी। ये क्या है आपका अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये क्या है, फ्रिक्शन। ओके, और ये N क्या है, या आप इसको R से रिप्रेजेंट कीजिए, वो आपकी अपनी मर्जी है। आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग मैं इसको R से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ये है आपका नॉर्मल रिएक्शन, और ये क्या है, वेट। ओके, समझ गए। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, FA P से हम रिप्रेजेंट करेंगे अप्लाइड फोर्स को, R से हम रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मल रिएक्शन को। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और ये इधर आपका जो रहेगा वेट। तो जो बॉडी, जो मास बॉडी सरफेस पे फोर्स लगाएगी, दिस इज वेट। वेट भी आपका बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का फोर्स होता है, और जो सरफेस बॉडी पे लगाएगा वो रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन। जब हम किसी भी चीज़ को इधर ऐसे खींचेंगे, इस पर फोर्स अप्लाइड करेंगे, तो इसको रोकने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो प्रोड्यूस होगा वो होगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस तरीके से एक बॉडी पे टोटल 4 फोर्स लगते हैं, जिससे कि वो बॉडी बैलेंस रहती है। तो यहाँ से आपने क्या देखा, R किसके इक्वल हो गया, mg के इक्वल। ठीक है, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। इसका मतलब इन कंडीशन में बॉडी किस पे रहेगी, रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि स्टैटिक फोर्स में क्या होता है, एक्चुअली बॉडी मूव ही नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू अप्लाइड फोर्स की होता है। अगर ये फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो या ग्रेटर देन हो, आप इसको ऐसे समझिए, मान लो ये कोई बॉडी है, इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर से भी, तो आप बताइए अगर किसी बॉडी पे दोनों डायरेक्शन से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे तो क्या ये बॉडी मूव करेगी, बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी, है ना, क्लियर। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, बॉडी एक्चुअली मूव ही नहीं कर पाती। ठीक है, मूव ही नहीं करती। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, द अपोजिंग फोर्स दैट कम इन टू प्ले, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले when one body tend to move over surface of other body. But actual motion not start. Does not move. ठीक है, मतलब इसमें बॉडी एक्चुअली मूव नहीं करेगी। इस तरीके का जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, एक्चुअली जो बॉडी है वो मूव नहीं करती है, वो स्टेशनरी स्टेट में रहती है। मतलब बॉडी बेसिकली किस में रहेगी, आपकी रेस्ट में रहेगी। ओके, और ये स्टैटिक जो फ्रिक्शन है ये अपने आप एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर यहाँ पे कोई अप्लाइड फोर्स नहीं होगा, ठीक है, ये अपने आप एग्जिस्ट नहीं करता है, तभी एग्जिस्ट करता है जब यहाँ पे क्या होगा, आपका अप्लाइड फोर्स होगा। अगर यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है तो स्टैटिक फोर्स होगा, अदरवाइज स्टैटिक फोर्स नहीं होगा, अपने आप ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज दिस काइंड ऑफ मोशन। तो आपको पता चलेगा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। ओके, ठीक है, चलिए अब हम करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब, लिमिटिंग का मतलब क्या होता है, सहन करना। मतलब कि अब देखिए, अगर आप एक बॉडी को कंटिन्यू खींचे जा रहे हो तो हर बॉडी की एक लिमिट होती है। ठीक है, और एक उस लिमिट के बाद क्या करेगी, वो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अगर ये एक मास की बॉडी है, ठीक है, इस पे इधर वेट अप्लाई हो रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं, ये क्या है, इसका फ्रिक्शन फोर्स है, ये क्या है, इसका
अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाले कंडीशन में तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा था तो बॉडी मूव नहीं कर पा। अब हम क्या करें, फिर भी इसको कंटिन्यू खींचे जा रहे हैं। तो आप एक लिमिट के बाद, ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये एक बेसिकली आप क्या कह सकते हो, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और यू कैन से सिंपल फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि ये कोई बॉडी है, 10 न्यूटन फोर्स इधर है 10, मैंने क्या क्या यहाँ पे 20 न्यूटन अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको 20 न्यूटन करा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, लेस हो गया अप्लाइड फ्रिक्शन से। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि अब ये बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, इसका मतलब सिंपल हम ये भी कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ 10 से 11 भी करती हूँ 11 न्यूटन, तो ये क्या हो गया, इसने अपनी लिमिट्स तोड़ दी। क्लियर, और ये इस लिमिट पे आने के बाद मूव करना शुरू कर देगी, यानी कि वो कंडीशन जिस टाइम पे ये फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा अप्लाइड फोर्स से। ठीक है, और वो बॉडी मूव करने को मजबूर हो जाएगी। ठीक है, तो इट इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स। ये क्या है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, या यू कैन से मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स। ओके, व्हेन बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी, जब बॉडी उस पर मूव करने के लिए जस्ट रेडी होती है। ठीक है, क्लियर, तो जब बॉडी जस्ट मूव करने की कोशिश करती है उसके ऊपर, तब उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, लिमिटिंग फोर्स। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे इसको, इट इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स, इट इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स, maximum opposing force that rises when one body just at verge of moving, मतलब चलने की पोजीशन में होती, चलते भी नहीं है बट चलने को रेडी होती है बिल्कुल, verge of moving over surface of other body, अदर बॉडी। ठीक है, मतलब वो अपने आप को इतना रिकवर कर लेती है कि अब वो मूव करने की पोजीशन में है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, बॉडी एक्चुअली मूव करने लग जाती है। ठीक है, इससे बॉडी क्या करेगी, मूव करने लग जाएगी। क्लियर, इसमें हमारी बॉडी क्या करेगी, एक्चुअल में मूव करेगी बॉडी, मतलब कि जो मास है हमारा, सपोज करो अगर वो यहाँ था तो कुछ टाइम के बाद वो यहाँ चला जाएगा। इससे बॉडी क्या करेगी, जो अप्लाइड फोर्स है वो हमारा ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन, या इसको हम डायनामिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन को क्या बोल सकते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो इट इज द अपोजिंग फोर्स दैट राइजेज व्हेन वन बॉडी, इट इज एन opposing force that arises when one body actually moving over surface of other body. Moving on surface of other body. ठीक है, जब बॉडी रियल में दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करती है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए हमने बेटा 3 टाइप के फोर्स पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने स्टैटिक, देन हमने पढ़ा लिमिटिंग, देन हमने पढ़ा काइनेटिक। क्लियर, तो ये एसएल के जो फोर्स हैं, ठीक है, ये है जब बॉडी रेस्ट में रहेगी। क्लियर, इस वाली कंडीशन में क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बड़ा रहेगा अप्लाइड फोर्स से। इस वाली कंडीशन में क्या रहेगा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो स्लाइडली थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा अप्लाइड फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ग्राफ्स। अब हम क्या करते हैं, इनके बीच में ग्राफ्स बनाते हैं। ठीक है, कि हाउ दे आर इंटरलिंक विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो हम ग्राफ बनाएंगे किसके बीच में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में और अप्लाइड फोर्स के बीच में। ये क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और ये क्या है आपका अप्लाइड फोर्स।
ठीक है। तो चलिए ग्राफ्स की हेल्प से इसको हम कोशिश करते हैं स्टडी करने की कि कैसे होते हैं ये कंडीशंस हमारी अप्लाई। तो देखिए सबसे पहले हमारी बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिएगा आप, अब देखिए हमने क्या देखा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड ऑन नॉर्मल रिएक्शन। तो जो हमारा देखिए जो काइनेटिक हमारा फ्रिक्शन है ये किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पे, और क्वालिटी ऑफ फिनिश पे भी डिपेंड करता है ऑफ रबिंग सरफेस, ठीक है, मतलब सरफेस की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, आपका नॉर्मल रिएक्शन पे और क्वालिटी पे भी, कि फोर्स की जो सरफेस है उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। कॉन्टैक्ट ऑफ एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो हम एक ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए यहाँ पे हमने एक ओ ए, एक हमने ये देखिए इसको ओ माना है और ये ए। तो जो ओ ए लाइन है, ओ से ओ ए, जो ओ ए वाला पार्ट है, इसको हमने बोला स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोला हमने, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ एस से। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, एफ एस से। इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को एफ एल से, और काइनेटिक फ्रिक्शन को एफ के से, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो ओ ए लाइन है हमारी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, जो हमारा अप्लाइड फोर्स है और जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दैट्स वाई हमने ये लिया सिंपली, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यू जो हमारा अप्लाइड फोर्स है उसको हम कंटिन्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, देखिए हमारा जो अप्लाइड फोर्स है से हम धीरे धीरे इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो मूव नहीं कर रही है। अब इस पॉइंट पे ये क्या है हमारा ए, यहाँ पे हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ए पॉइंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और ये किसको दिखाएगा, हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन को, ठीक है। ये किसको दिखाएगा आपको, लिमिटिंग फ्रिक्शन को, क्लियर। किसको शो करेगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब यहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाएगा और यहाँ पे बॉडी क्या करेगी, मूव करने की कोशिश करेगी, क्लियर। तो देखिए ये ओ ए यहाँ तक आपका क्या है बेटा, यहाँ तक आपका है स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये जो कंडीशन होगी जब बॉडी मैक्सिमम पोजीशन को गेन करेगी, तो ओ ये मान लो आप एल। तो देखिए ओ ए हमारा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, और ओ एल हमारा क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। इसके बाद बॉडी क्या करेगी, बॉडी कंटिन्यू मूव करना शुरू कर देगी, यानी कि कंटिन्यू देखिए अप्लाइड फोर्स कंटिन्यू क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, कंटिन्यू क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है हमारा एफ एस, क्लियर। और जो ये वाला फोर्स है हमारा ये क्या है, एफ एल, और जो ये वाला फोर्स है ये क्या है, एफ के, काइनेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये देखिए एफ ओ एल हमारा क्या है, ओ एल हमारा है आपका लिमिटिंग फोर्स है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप देखिए धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे आप देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से जो हमारा ओ और के है, ये देखिए इसको आप इस तरीके से यहाँ पे शो करिए, ये वाली जो लाइन है ये ओ के। तो ओ के यहाँ पे क्या है हमारा, फोर्स ऑफ काइनेटिक, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो आप देख रहे हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा आपका वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होगा, कम होगा, क्लियर। ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब बॉडी एक बार स्टार्ट कर देती है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ओवरकम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये इसका ग्राफिकल रिलेशनशिप था, ये आपको आना चाहिए, क्लियर। तो आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं डायनामिक फ्रिक्शन और काइनेमेटिक फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। दिस इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, जब सपोज देख हेयर यू कैन सी, एक बॉक्स है हमारे पास और इस बॉक्स को हम इस तरीके से इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, बॉक्स को इस साइड ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये क्या है, दोनों का सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट, क्लियर। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जब हम किसी भी बॉडी को किसी दूसरी बॉडी पे स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे उसको इस तरीके से उस पर स्लाइड करते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है, एक अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इसको आप कुछ ये समझ सकते हैं
देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे स्लाइड करती है तभी कौन सा ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है बेटा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये एक तरीके का रेजिस्टेंस है, एक ऑब्जेक्ट जो इसको प्रोवाइड करता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, स्लाइड करता है। ठीक है, सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इंटेंडेड टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग और स्लाइडिंग। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मूव करने से या स्लाइड करने से रोकता है या उसको रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, ओके। देखिए इसके बाद हम क्या कहेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो कितना उसके साथ कॉन्टैक्ट में है वो मैटर करेगा। सेकंड, सरफेस डिफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि कितना वो उसके ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस को डिफॉर्म कर पाता है, उसको उसके साथ अपने अट्रैक्ट कर पाता है। फिर ओरिजिनल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, अगर स्पीड कम है तो हो सकता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन बढ़ जाए, स्पीड ज़्यादा है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो उसके ऊपर रखा हुआ है उसका साइज क्या है, छोटा है या बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। फिर हम कितना प्रेशर अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है अडहेशन ऑफ सरफेस, कि वो उस सरफेस के साथ कितना अडहेसिव है, यानी कि उसके साथ कितना चिपका हुआ है। अगर वो उसके साथ ज़्यादा चिपका हुआ है तो अंडरस्टूड है कि हमें ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, मतलब हमें अपनी तरफ से ज़्यादा अप्लाइड फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम उस फोर्स को ओवरकम कर पाएँ। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। सो देखिए, रबिंग बोथ हैंड्स टू जनरेट, जब हम एक हाथ को दूसरे हाथ पे स्लाइड करते हैं, रबिंग करते हैं, तो वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, हीट जनरेट हो जाती है। स्लाइडिंग ऑफ पिस्टन इन सिलेंडर, सिलेंडर का जो पिस्टन होता है वो भी कहीं ना कहीं स्लाइडिंग के कंसेप्ट पे ही बेस्ड होता है। उसके बाद आपका स्लाइडिंग ऑफ पर्सन इन वाटर पार्क स्लाइड्स, जो वाटर पार्क स्लाइड होते हैं वहाँ पे भी हम डिफरेंट स्लाइड्स में मूव करते हैं पानी के अंदर। जब हम वाटर पार्क जाते हैं, स्प्लैश में जाते हैं, तो वहाँ पे हम इसको देख सकते हैं लाइव एग्जांपल। फिर ये ब्लॉक या कोई भी बॉक्स से स्लाइड करता है क्रॉस द इंक्लाइन प्लेन, जब एक इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग कोई बॉक्स मूव करता है तो वहाँ पे भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, द बॉटम ऑफ कॉफ़ी कप व्हेन इट स्लाइड फ्रॉम द मेकर। ठीक है, जो हम कॉफ़ी पीते हैं तो उसका नीचे वाला सरफेस है, तो वो कॉफ़ी भी क्या करती है, स्लाइड करती है जब उसको हम बनाते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए हम बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, अब सपोज करो ये हमारे पास कोई सरफेस है, ओके, और ये कोई व्हील है या कोई भी बॉडी है वो उस पर रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन में, तो वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है। क्लियर, आपको पता है कोई व्हील रोटेट करेगा तो थोड़ी देर में यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो जब कोई भी व्हील रोटेट करता है तो वहाँ पे भी सरफेस क्या करता है, उसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए रोलिंग फ्रिक्शन, तो रोलिंग फ्रिक्शन भी बेसिकली क्या है, एक तरीके का रेजिस्टेंस है विच अपोज द रोलिंग मोशन। जो स्लाइडिंग मोशन को जो रेजिस्टेंस अपोज करेगा वो होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और जो रोलिंग मोशन को अपोज करेगा वो क्या होगा, आपका रोलिंग मोशन या रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो रोलिंग मोशन को अपोज करेगा, दिस इज रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट या तो कर्व्ड होगा या कोई फ्लैट होगा। क्लियर, तो व्हेन ए बॉडी रोल्स ऑन ए सरफेस देयर इज थियोरेटिकली नो स्लिप और स्कीटिंग। थियोरेटिकली हम ये कहते हैं कि वहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, कोई स्कीटिंग नहीं हो रही, मतलब बॉडी स्लिप नहीं कर रही है। ठीक है, अगर दोनों परफेक्टली क्या रहेंगे, रिजिड रहेंगे, ओके, एंड देन देयर इज नो सरफेस कॉन्टैक्ट। अगर वो परफेक्टली क्या रहेंगे, रिजिड होंगे, तो बॉडी स्लिप नहीं करेगी और वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन वर्क करेगा। ओके, हाँ जी, देखिए अब देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जो रोलिंग फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिन पे रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है। ओके, हाँ जी, सो सरफेस ऑफ क्वालिटी ऑफ रोलर, जो रोलर है, जो व्हील है, उसके ऊपर जो मूव कर रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है ये भी मैटर करेगा। सरफेस की क्वालिटी कैसी है, जिस सरफेस पे वो व्हील मूव कर रहा है उस सरफेस की क्वालिटी कैसी है, रफ़ है या फिर स्मूथ है। और जो रोलर है, जो उसके ऊपर पहिया घूम रहा है, उस पहिए का, उस व्हील का वेट कितना है ये भी मैटर करेगा। और जो पहिए की रेडियस है वो भी मैटर करेगी। अगर रेडियस कम है तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, और रेडियस अगर ज़्यादा है इसका मतलब व्हील बड़ा है, व्हील अगर बड़ा है तो रोलिंग फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन के। सो
आपने देखा होगा एक बॉल होती है, वो ग्राउंड के अंदर रोल करती है, तो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक वो बॉल रुक जाती है। अगर आप किसी बॉल को रोल अप करते हो, किसी बॉल को किक करते हो ग्राउंड पे, तो वो बॉल क्या होती है, कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। तो वो किस वजह से होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है जो ग्राउंड उसे प्रोवाइड करता है। ठीक है। व्हील ऑफ ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स ऑन रोड, जो पहिए होते हैं व्हीकल्स के, वो भी कहीं ना कहीं रोलिंग फ्रिक्शन को कहीं ना कहीं क्या एग्जैक्टली ही रोलिंग फ्रिक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है। बॉक्स हैविंग व्हील ऑन बॉटम, जो ट्रॉली बैग्स होते हैं हमारे पास, जब हम मतलब कहाँ जाते हैं तो ट्रॉली बैग्स का यूज़ करते हैं, तो उसके जो व्हील्स होते हैं वो भी रोलिंग फ्रिक्शन को फॉलो करते हैं। बेसिकली आप ये क्या कह सकते हो कि अगर कोई व्हील है, कोई पहिया है, किसी ग्राउंड पे चलता है, तो वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है। ओके। देखिए अब हम करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। काफ़ी बार पूछा जाता है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। चलिए इसको करते हैं। तो देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी अपोजिंग फोर्स है, ये भी एक अपोजिंग फोर्स है, विच टेक्स प्लेस व्हेन टू बॉडी मूव अगेंस्ट ईच अदर, जब दो बॉडी एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती हैं। ठीक है। ये क्या हो, कैसे होगा, स्लाइड करती, स्लाइडिंग के केस में होगा ना। और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट टेक्स प्लेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ऑन ए सरफेस, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर रोल करती है, मतलब उसके ऊपर घूमती है। ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, इंटरलॉकिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक सरफेस। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ सरफेस। ठीक है। ये उन दोनों, ये इसमें क्या दोनों दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाएंगे, इसमें दोनों क्या करेंगे, डिफॉर्मेशन में वो उसके अंदर डिफॉर्म हो जाएगा, उसकी शेप बदल जाएगी। क्योंकि पहिया है, जब रोड के ऊपर गिरेगा तो पहिए की शेप बदलती है ना। ओके। अब स्लाइडिंग कोफिशिएंट का जो होता है वो सरफेस के टेक्सचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी। रोलिंग फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट वो किस पे डिपेंड करेगा, मैंने बताया था आपको, रेडियस ऑफ रोल है, डेप्थ ऑफ सिंक, और कितना सिंक होता है, मतलब जो किसी भी उस पर चलता है सरफेस पे, जिस सरफेस पे वो पहिया चल रहा है। ठीक है। ये इंक्रीज हो जाता है एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाने पर, ये अगेंस्ट मोशन रिमेन्स सेम। देखिए द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट अगेंस्ट द मोशन रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है। ये मोशन के अपोज में काम करता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हाई होता है एज कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन, अगर ऑब्जेक्ट सेम है तो। ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन लेस होता है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग। ठीक है। हायर अमाउंट ऑफ, यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होती है क्योंकि हायर ऑपोजिशन होता है यहाँ पे फोर्स का। ठीक है। ओके। लोअर अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिशन लो होता है, क्योंकि कम ही जो हमारा एरिया है वो कॉन्टैक्ट में आ पाता है। ठीक है। तो आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया हो, आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रही हैं सारी चीज़ें। ठीक है। इसके बाद देखिए लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसके लॉज कई बार पूछ लिए जाते हैं। ओके। तो देखिए बेटा क्या क्या लॉज हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन करंट, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। तो देखिए जब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है दो बॉडीज़ के बीच में, वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा लिमिटिंग फोर्स है वो फ्रिक्शन जो होता है वो रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। अगर बॉडी हैवी है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अगर एफ इंक्रीज होगा तो पी जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हमें हैवी बॉडी को मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू ए लाइटर बॉडी। ठीक है। तो पहली लो क्या है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, रिएक्शन के। सेकंड क्या कहती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो हमेशा किसके डायरेक्शन के अपोजिट होगा, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है फ्रिक्शन फोर्स, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जो ओरिजिनल कॉन्टैक्ट में नहीं है, जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद है आपका द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है। मतलब ये डिपेंड करेगा कि जो हमारा कॉन्टैक्ट हो रहा है दो सरफेस के बीच में, वो सरफेस एक दूसरे के साथ किस तरीके से एडहेसिव हो रखे हैं, किस तरीके से चिपके हुए हैं, एडहेसिव मतलब चिपकना। ठीक है। एंड दे स्टेट ऑफ पॉलिश, और उनके बीच का जो स्टेट है वो कैसी है, रफ है या फिर स्मूथ है। ठीक है। तो ये चार फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। ठीक है। तो होप स्टूडेंट्स आपको सारा काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रहा है। ओके। सो थैंक यू सो मच बेटा, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।